किसका? और गार्नर का छोटा है, क्या है? हम आपसे कह रहे हैं कि राज्य की परिभाषा, आप कह रहे हैं राजनीति विज्ञान की परिभाषा। बेटा बहुत हड़बड़ाया नहीं जाता है प्रश्न सुनने में और पढ़ने में भी। हम कह रहे हैं गार्नर की भी परिभाषा उतनी ही बड़ी है जितनी फिलिमोर की है। आप राजनीति विज्ञान की परिभाषा मत बताइए, आप राज्य पढ़ रहे हैं। आए समझ में कहाँ गलती हो रही है? तो फिलिमोर और गार्नर की परिभाषा आप याद करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सबका है लेकिन इनका ज्यादा है। क्यों इनका ज्यादा है? कि जो इन्होंने राज्य की परिभाषा दी उसमें कहा कि जो राज्य के चारों तत्व है अनिवार्य, क्या क्या है? तो फिलिमोर और गार्नर दोनों ने ये कहा कि राज्य जो है वो मनुष्यों का ऐसा समुदाय है जो एक निश्चित भूमि पे रहता है, जिसका एक अपना संगठन है, बाहरी मामलों से या हस्तक्षेप से स्वतंत्र है, ठीक है ना, और उनका एक संप्रभु है। आ गया राज्य के चारों अनिवार्य तत्व है। जनसंख्या, कॉमन बातें हैं, इसको आपको सबको जानना भी चाहिए। निश्चित भूभाग, सरकार मतलब जिसका अपना एक संगठन हो, और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट, अगर ये नहीं रहता, हालांकि कोई भी अगर एक नहीं रहता तो उसको राज्य के हम श्रेणी में नहीं लाएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ठीक है ना, सॉवरेंटी, जिसकी बातें मानने को हम बाध्य हैं, ठीक है, जिसकी बातें मानने को हम बाध्य हैं। और क्या कहते हैं कि जो वो संप्रभु है वो बाहरी, आगे आप चैप्टर में पढ़ेंगे भी संप्रभुता विस्तार से, वो बाहरी किसी संप्रभु की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है ना। मतलब भारत का प्रधानमंत्री जो है वो कोई जरूरी नहीं कि पाकिस्तान की प्रधानमंत्री की बात माने, समझ रहे हैं ना, यानी कि स्वतंत्र रहता है। ये तो हो गया कि राज्य है, राज्य के आवश्यक तत्व है, राज्य की तमाम परिभाषाएं हैं। जो सबसे आपको इस चैप्टर में पढ़ना है तो राज्य की उत्पत्ति, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, ओरिजिन, राज्य कहां से आया, कैसे पैदा हो गया? शुरू से ही राज्य बन गया था? क्या लगता है पहले क्या रहा होगा? पहले तो मनुष्य ही असभ्य था, हाँ ना, कुछ था ही नहीं। धीरे धीरे आविष्कार हुआ आग का, पहिए का, खेती का, अनाज का, समझ रहे हैं ना, औजारों का। तो स्टेप बाय स्टेप जो है राज्य की भी उत्पत्ति हम मानते हैं। इसमें कुछ सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हैं, तमाम सिद्धांत हैं, वो आपको 5 सिद्धांत पढ़ने हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। दैवी मतलब ईश्वर, ठीक है। कुछ ऐसे मान्यताएं हैं, हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं, हमारे ही नहीं, ईसाइयों के भी, मुस्लिमों के भी, कि कहते हैं कि राज्य को किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया, और राजा उसका प्रतिनिधि है, और राजा की बात मानने को सभी बाध्य हैं, ठीक है ना। मानना ही मानना है, ठीक है। जिस समय में ये आया होगा लोगों ने कहा होगा, हो सकता है उस समय ऐसा हो, लेकिन फिर धीरे धीरे जो है वो लोगों को लगा ऐसे कैसे हो सकता है। सेकेंड ईयर में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि धर्म और राज्य के बीच में बड़ा विवाद हो गया, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे पे आक्षेप करने लगे कि हम स्वतंत्र हैं। धर्म यानी कि चर्च ये कहता था कि नहीं, आप स्वतंत्र नहीं है, आप हमारे उसमें। इस तरह से लड़ाई वड़ाई हुआ, फिर दोनों सत्ताएं अलग हो गई, राजा की सत्ता अलग हो गई, धर्म की सत्ता अलग हुई। फिर ये थ्योरी फेल मानी गई, कौन सी? कि ईश्वर जो है वो राज्य कैसे बनाएगा जब वो हमको दिखता ही नहीं है, तो वो अलौकिक है ना, है क्या? किसी धर्म में ईश्वर दिखाई दे रहा है? तो फिर वो राज्य कैसे बना सकता है,
ठीक है ना, बहुत आलोचना हुई। उसके बाद आया शक्ति का सिद्धांत। इसमें कुछ बल मिलता है। कहा जाता है कि राज्यों का जो इतिहास है वो युद्ध का इतिहास है, ठीक है। और प्रथम राजा को कहते हैं कि वो भाग्यशाली योद्धा था। भाग्यशाली योद्धा मतलब जिससे जीतता था, युद्ध करता था, जीत जाता था, ठीक है। शक्ति, जिसकी लाठी उसका भैंस। क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, जिसके पास बल रहेगा उसी के पास संपत्ति रहेगी। तो कहा जाता है कि जिसके पास बल रहा होगा, जो डरा धमका के लोगों को वो कर लिया होगा। ये भी कहा जाता है कि एक शक्तिशाली पुरुष ने एक बड़ी सी जमीन को घेर लिया बाड़े से, ठीक है, और कहा कि ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा राज्य है, इसके अंदर रहने वालों को मेरी बात माननी पड़ेगी। तो बाकी लोग जो कमजोर थे उन्होंने कहा कि मानेंगे, लेकिन जो कमजोर नहीं रहे होंगे वो युद्ध किए होंगे, ये होंगे ना कि नहीं तुम ही कैसे होगे, या उसी में से कुछ अपना अलग जाके एक जगह घेर लिए होंगे और कहे होंगे कि ये मेरा राज्य है। समझ गए? तो शक्ति का सिद्धांत आया, ठीक है, अच्छा ही रहा होगा, लेकिन इसकी भी आलोचना हुई। ऐसे थोड़े ना होगा कि सभी लोग लड़ाकू हुए होंगे, सभी युद्ध करते होंगे और सब एक आदमी की बात मान जाएंगे। जब उस समय संसाधन नहीं रहे होंगे तो सबके पास उसी टाइप का रहा होगा। उसके बाद ये भी सिद्धांत फेल हुआ, शक्ति का सिद्धांत। और एक बहुत ही चर्चित, यही आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत टाइम लेगा, ये सामाजिक समझौते का सिद्धांत। समझौता क्या होता है, या इसको सामाजिक अनुबंध का भी सिद्धांत कहते हैं। समझौता मतलब क्या हुआ बताइए? हाँ, दो पक्षों में, लोग ना आइए, राज्य की बात है तो लोग नहीं, पक्ष कर लीजिए। दो पक्षों ने आपस में समझौता किया होगा कि हम अपनी शक्ति, ठीक है ना, आपको सौंपते हैं इस शर्त पे कि आप भी अपनी शक्ति जो है हमें सौंप देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है? और उसके बाद दोनों में समझौता हुआ होगा और फिर राज्य बना होगा। बड़ा विवादित थ्योरी रहा ये, और तीन विचारकों का नाम लिया जाता है इसमें, हॉब्स, लॉक और रूसो, ठीक है, संविदावादी विचारक कहते हैं इनको। इन तीनों ने अपने अपने हिसाब से प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया, ठीक है। इन तीनों ने अपने अपने हिसाब से प्राकृतिक अवस्था मतलब जब कोई संगठन नहीं था, समुदाय नहीं था, ठीक है, उस समय प्राकृतिक अवस्था कैसी थी। सबने, तीनों ने अपने अपने हिसाब से मानव स्वभाव की भी व्याख्या की कि किस तरह का मानव स्वभाव था। किसी ने कहा झगड़ालू था, किसी ने कहा नहीं नहीं शांति प्रिय था, किसी ने कहा कि नहीं ठीक ठाक था लेकिन स्वतंत्र नहीं था, बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। तीनों को आप पढ़ेंगे विस्तार से, हॉब्स, लॉक और रूसो। और इन्होंने कहा कि प्राकृतिक अवस्था से निजात पाने के लिए, ठीक है, लोगों ने आपस में समझौता किया और राज्य का गठन किया। तीनों के हिसाब से अलग अलग राज्य बने। कोई लोकतंत्र किसी ने बनाया, किसी ने राजतंत्र, किसी ने वैधानिक तंत्र, ठीक है। पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में और विस्तार से पढ़ेंगे थिंकर्स को, लेकिन इसमें थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे। ये भी अच्छा रहा, बहुत दिन तक चला, लेकिन भाई हम तो आपको शुरू में ही बताया कि राजनीति विज्ञान में हम कुछ भी पढ़ेंगे, कुछ भी, तो आलोचना करेंगे, ठीक ना। आलोचना करेंगे तभी विषय जो है सही से समझ में आएगा। इसकी भी बहुत आलोचना हुई कि ऐसा नहीं था कि मनुष्य झगड़ालू था, ऐसा नहीं था कि प्राकृतिक अवस्था केवल मारपीट की अवस्था थी, अगर मारपीट की अवस्था रही रहती तो इतना विकास नहीं हुआ रहता, ये सब हुआ। तो जब ये थ्योरी फेल हो गई तो एक सबसे अच्छी थ्योरी आई जो आज तक भी उसको माना जाता है, सिद्धांत माना जाता है, विकासवादी सिद्धांत, ठीक है, या इसको ऐतिहासिक सिद्धांत भी कहते हैं। विकासवादी आप समझ ही रहे हैं। इसके विचारकों ने कहा, या इस सिद्धांत को देने वालों ने कहा कि राज्य का विकास अपने आप धीरे धीरे हुआ। समझ रहे हैं ना? ना तो ये दैवी उत्पत्ति का परिणाम है, ना तो शक्ति का
सिद्धांत का परिणाम है और ना ही सामाजिक समझौते का सिद्धांत है। और यही थ्योरी जो है पूरे विश्व में मान्य हुई कि राज्य का विकास अपने आप जैसे जैसे लोगों को समझ आती गई होगी। भाई आदि मानव का हिस्ट्री हम पढ़े होंगे, 9th में एंशिएंट हिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है कि मनुष्य कैसा था। पहले तो चल भी नहीं पाता था। भाई कहते हैं ना बंदर की तरह था, है, चल नहीं पाता था, वही कंद मूल खाता था, पेड़ों पे रहता था, मौसम का कोई उस पर असर नहीं था। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य 4 पैरों से 2 पैरों पे चलना सीखा ना। तो इसके पीछे कोई सिद्धांत थोड़े ना काम कर रहा था। उसको लगा कि हम 2 पे भी चल सकते हैं, हम क्यों 4 करें। फिर 2 उसके जब पैर फ्री हो गए तो वो हाथ बन गए उसके। जब हाथ बन गए तो वो काम करने लगा। फिर एक स्थिति आई होगी कि जहां वो रहता होगा वहां खाने पीने की चीजें खत्म हो गई हुई होंगी ना, क्योंकि कृषि का तो आविष्कार हुआ नहीं था उस समय। फल फूल कितना खाएगा, है। फिर धीरे धीरे जब एक स्थान से दूसरे स्थान पैदल गया होगा, फिर पहिए का आविष्कार हुआ, एंशिएंट हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे। फिर आग का आविष्कार हुआ, फिर हथियारों का आविष्कार हुआ। तो ऐसे क्या हुआ कि धीरे धीरे मनुष्य की जो है समझ विकसित होती गई। उसके बाद वो जब आगे बढ़ा होगा तो अपने ही जैसे दूसरे लोगों को देखा होगा ना, तो उसको डर भी महसूस हुआ होगा। तो जब वो डर महसूस हुआ होगा तो लगा होगा कि हम क्यों वहां जाएं, हम अपनी ही सीमा में रहें। और जब अपनी सीमा उसकी बन गई होगी तो फिर उसका वो राज्य हो गया होगा। कबीलाओं को सुना है ना, कबीला जो होते हैं, कबीलाई, अभी भी वो तो ऐसे ही रहते हैं। कोई उनका घर नहीं होता है, कहीं भी टेंट कर दिया, अपना काम किया और खाए पिए चले गए। तो मानव जीवन भी जो था वो ऐसे ही था। तो ये भी जो सिद्धांत था, क्या कहते हैं कि ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत बहुत पॉपुलर हुआ। और यही सही भी है कि राज्य का जो निर्माण हुआ वो अपने आप हुआ। ये सब सिद्धांत चल रहे थे, उसी में औद्योगिक आंदोलन हुए, ठीक है ना। राजा और प्रजा के बीच में युद्ध हुआ। लोगों को लगा कि नहीं, हम पे बड़ा शोषण हो रहा है, प्रजा को लगा, ठीक है। बहुत सारे विचारक आए, उसी में आपने सुना होगा कार्ल मार्क्स, नाम सुना है ना। कौन थे? दार्शनिक नहीं, समाज, चलिए ठीक है, समाजवादी मान लो। अर्थशास्त्री भी थे, ठीक है ना। अर्थशास्त्र के भी जनक माने जाते हैं, समाजशास्त्र के भी माने जाते हैं, बहुत विद्वान थे। तो उन्होंने देखा कि मेहनत कोई और कर रहा है और उसका श्रम कोई और ले रहा है। तो उन्होंने राज्य के केवल 2 तरह के नागरिकों का वर्णन किया और कहा कि पूरे राज्य में केवल 2 ही तरह के लोग होते हैं, एक श्रमिक वर्ग होते हैं, एक शोषित वर्ग होते हैं। शोषित और शोषक, या पूंजीपति या श्रमिक। श्रमिक जो काम करते हैं और पूंजीपति जो उनके काम का आधा से अधिक हिस्सा खा जाते हैं, ठीक है ना। और वही कहते थे कि यही है और कोई नहीं है, राज्य जो है वो वर्ग संघर्ष का परिणाम है। 2 वर्ग बताया उन्होंने, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग, और बोले ये आपस में हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, ठीक है ना। और एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया में राज्य नामक संस्था का अंत हो जाएगा और श्रमिकों का राज हो जाएगा, ठीक है ना। पूंजीवाद, दास कैपिटल उनकी बहुत मशहूर किताब है कार्ल मार्क्स की, और उसमें उन्होंने ये लिखा। तो एक ये भविष्य की थी तुलना, अभी तक तो पास्ट और वर्तमान चला। ये एक थ्योरी आई, राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत, ठीक है, कि दुनिया में कभी ऐसा आएगा कि राज्य नामक संस्था का अंत हो जाएगा, राज्य विहीन हो जाएगा समाज, और किसका राज हो जाएगा? श्रमिकों का। तो ये 5 हो रहे हैं सिद्धांत, 5 हुए। यही 5 सिद्धांत आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत बहुत सरल है, कठिन नहीं है, आप अपने से भी पढ़ सकते हैं। लगेगा कि कठिन है तो हम बता देंगे। इसमें आपको बस वही समझिए कि हर धर्म के हिसाब से बताना है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे ईसाई धर्म में है 2-4 थिंकर्स का, हिंदू में है, हिंदू में आप शांति पर्व या महाभारत या रामायण या मनु स्मृति, समझ रहे हैं ना। कौटिल्य हालांकि तो इसका विरोध करते थे कि कृत्रिम संस्था बोलते थे राज्य को, है। इन सभी ने कहा कि जो राज्य है वो
मानवी नहीं, ईश्वरीकृत है, मतलब मनुष्य ने नहीं बनाया है। और कहा कि प्रजा को राजा की बात माननी ही माननी है। अगर प्रजा राजा की बात नहीं मान रहा है, इसका मतलब वो ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। समझ गए? और अगर प्रजा राजा की बात नहीं मानती है तो राजा को दंड देने का पूरा अधिकार है। ठीक? और राजा के बाद उसका बेटा ही फिर से राजा बनेगा। ये है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। तो ये गलत हुआ। ईसाइयों में ओल्ड टेस्टामेंट उनकी किताब है, और गीता है, शांति पर्व है, महाभारत है, मनुस्मृति है, ये सब जो है आपको इसमें मिलेगा कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वो ईश्वर के हिसाब से हुई है। बहुत आलोचना हुई, क्योंकि ये जो सिद्धांत है ना वो अतार्किक है पूरी तरह से। है कि नहीं? आप बताइए, कोई तर्क है, लॉजिक है कि ईश्वर ने राज्य बनाया है और राजा जो है ईश्वर का प्रतिनिधि है? राजा भी तो हमारी जैसा मनुष्य है ना, है? तो कहां से वो ईश्वर का प्रतिनिधि हो जाएगा? और ऐसी क्या गारंटी है कि वो जो भी कह रहा है वो सच कह रहा है? इसीलिए इस थ्योरी की बहुत आलोचना हुई और इस आलोचना का अंत हो गया। लेकिन चूंकि शुरू में ऐसा हुआ होगा तो पढ़ना मजबूरी है हमारी। इसमें से जो प्रश्न आते हैं ज़्यादातर वही कि किसका कथन है, क्या है, कैसे है। तो आप देखिएगा, अगर बुक होगी नहीं होगी तो फिर हम बता देंगे, लिखवा देंगे। ठीक है? तो अगला सिद्धांत हम पढ़े, शक्ति का सिद्धांत। पहले तो आप पांचों पॉइंट डाल लीजिए। लिखिए, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत में 5 सिद्धांत है। पहला लिख लीजिए, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, फिर शक्ति का सिद्धांत, फिर सामाजिक समझौते का सिद्धांत, या इसको सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है ना? वही होता है, सेम। उसके बाद विकासवादी या ऐतिहासिक, हाँ। और लास्ट देखिए, राज्य की उत्पत्ति में मार्क्सवादी दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दृष्टिकोण। तो फिर हम पढ़े आज शक्ति का सिद्धांत।